हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को गेन करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के जो भी इलेक्शन होने हैं उनके बारे में जानकारी देता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में एक जनरल कन्वेंशन है कि जब भी जनरल इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए, उसके बाद में जब फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की तो उसमें ही अपॉइंट किया जाता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। एक जनरल कन्वेंशन ये है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में उसी से लिया जाता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। मतलब जो स्पीकर होगा वो लगभग पार्टी से होता है जिसकी गवर्नमेंट होती है, और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। ये जो डेप्यूटी स्पीकर होता है इसकी जो जनरल वर्क जो होते हैं वो सिर्फ ये होता है कि जिस समय इनका रोल ये होता है कि मान लो स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली है, वो किसी तरीके से उनकी एब्सेंट है, डेथ की वजह से या फिर इलनेस की वजह से जो उनकी पोस्ट खाली है, तो उस समय ये लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हैं जब तक वो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं तब तक वो बने रहते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। सिर्फ उनसे ये आशा की जाती है कि जब भी वो अपने रोल को प्ले करें तो वो इम्पार्शियल बने रहें, मतलब अपनी पार्टी के लिए उनका झुकाव ना हो। हालांकि उनको हटाया भी जा सकता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। उनको हटाने का तरीका ये है कि इफेक्टिव मेजोरिटी से उनको हटाया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है कि जितनी स्ट्रेंथ है, मान लो हाउस की स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रेंथ है उसमें जो वैकेंसीज हैं उनको जब हटा दिया जाए तो जो फिर टोटल स्ट्रेंथ बनती है उसका मोर देन 50% से इनको हटाया जा सकता है। तो ये हमने जो भी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं उनके बारे में बेसिक फैक्ट्स इस पोस्ट के बारे में देखा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये जो सीट है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये 23 जून 2019 से ये जो सीट है वो रेगुलर खाली बनी हुई है, और नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक कोशिश की गई है कि ये जो पोस्ट है ना वो दी जाए अपोजिशन पार्टी को। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज देखो, केयर्न एनर्जी एक ग्रुप, एक कंपनी और इंडिया, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट ये था कि इंडिया ने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने की कोशिश की कुछ कंपनीज के ऊपर। इसी को लेकर के केयर्न एनर्जी ने केस किया इंडिया के ऊपर कि रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट में जाकर के कोई टैक्स लगाया जाए। कोई टैक्स पास आज किया गया, कोई रूल पास आज किया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जो डेट है वो बैक डेट में, मान लो आज 2021 चल रही है तो 2021 में मान लो कोई बिल पास किया जाता है और उसको लागू किया जाता है कि 2015 से ये टैक्स लागू होगा। मतलब जो भी कंपनी इंडिया में है उनके ऊपर ये टैक्स 2015 की डेट से लागू होगा। तो कंपनीज को क्या करना होगा, पिछले 6 साल का उनको बैक डेट में जो भी टैक्स है वो इंडिया को जमा करवाना होगा। तो इसी को लेकर के केयर्न एनर्जी ने केस किया था, और केयर्न एनर्जी ने जो केस किया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के, उस डिस्प्यूट को केयर्न एनर्जी जीत जाती है। अब केयर्न एनर्जी बार बार ये कोशिश करती है कि इंडिया, मतलब जो भी पैसा, जो भी रिजल्ट निकल करके आया था, जितने भी मनी देने की बात की गई थी कि केयर्न एनर्जी को इतना पैसा दिया जाएगा इंडिया के द्वारा, लेकिन वो जो मनी है वो केयर्न एनर्जी को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके लिए केयर्न एनर्जी कोशिश कर रही है कि वो जो मनी है वो इंडिया के द्वारा उस कंपनी को दिया जाए। अब केयर्न एनर्जी ने ये बोला है कि हमें फ्रांस के कोर्ट से एक मतलब स्टेटमेंट मिला है, पेरिस जो कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया है केयर्न को कि आप यहाँ पर जो भी इंडिया की एसेट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हो, उनको आप फ्रीज कर सकते हो। लेकिन इंडिया ने इसके लिए बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हमें इस तरीके का कोई भी नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसा हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। इंडिया तो ये बोल रहा है कि अभी तक जो भी एक डिस्प्यूट आया था ट्राइब्यूनल के द्वारा, जो भी इस डिस्प्यूट का रिजल्ट निकल कर आया था, उसको हम तो उस
रिजल्ट को आगे ले जा करके, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पर हम उस रिजल्ट को लेकर के जाने वाले हैं और उसके लिए हमने केस भी दायर किया है ताकि इसमें दोबारा से रिजल्ट आ सके। मतलब इंडिया जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है इस रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखो, दिल्ली राइट्स होते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं और उस दंगों की जानकारी हासिल करने के लिए एक गवर्नमेंट पैनल बनता है। उस गवर्नमेंट पैनल के द्वारा जो फेसबुक है उसको पूछा जाता है कि जो भी ये दंगे हुए उसमें फेसबुक का क्या रोल रहा। फेसबुक बोलता है कि हम तो एक इंटरमीडियरी हैं, हम तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी दंगे होते हैं हमारे ऊपर सोशल मीडिया का जो भी यूज़ करते हैं उसमें फेसबुक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समन किया है फेसबुक को कि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते, आप इस तरीके की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया है जो बहुत सारे सेक्शंस को, बहुत सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। उसके ऊपर जो भी न्यूज़ फैलती है, जो भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है सोशल मीडिया, उससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इफेक्ट होती है। अगर इंडिया की हम बात करें तो 270 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसमें फेसबुक ऐसे कैसे बोल सकता है? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक कैसे बोल सकता है कि हम जो हैं, हमारा कोई रोल नहीं है किसी भी न्यूज़ को फैलाने में, और किसी भी न्यूज़ की वजह से अगर कोई कम्युनल वायलेंस क्रिएट होते हैं तो उसमें हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका जो भी रोल है वो आपको वैलिड तरीके से उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। आप अपने रोल को डिक्लेयर करो कि आप किस तरीके का रोल प्ले करोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ना सिर्फ अपने यहाँ पर यूजर्स को जो भी हेट स्पीच है उनको फैलाने की छूट दी जानी चाहिए, बल्कि उनको कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। अब नेक्स्ट, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जो ट्विटर है उसने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया है। तो उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से बोला है कि क्या जो हमारे नई आईटी रूल्स हैं उनको आपके ऑफिसर फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने ये बोला है कि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इंतरिम हैं। तो इनके आधार पर आप जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, आपने जो भी अपने इंतरिम ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट किया है उनके बारे में डिटेलिंग दीजिए और उनके बारे में बताइए कि जो हमारे न्यू आईटी रूल्स हैं वो उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनकी किस तरीके से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने 13 ऐसे लोग जो यूपी जेल में मतलब जो बेसिक फाउंडेशन होता है उसके अगेंस्ट वो जेल में काफ़ी लंबे समय से बंद थे, उनको बेल दी गई है। ऐसे लोग जो जुवेनाइल थे, मतलब बिल्कुल यूथ, और जुवेनाइल जो लोग होते हैं वो केस के दौरान कभी भी अपने आप को जुवेनाइल डिक्लेयर करवा सकते हैं, और जो जुवेनाइल होते हैं उनको मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन इन लोगों ने 14 से 22 साल तक का जो लंबा समय जेल में गुजारा है उसकी भरपाई जो है वो कभी भी कोई भी नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अरुणाचल प्रदेश ने एक नया रूल निकाला है कि जो भी पर्सन अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेना चाहता है, यहाँ पर आना चाहता है, तो उसको पहले अपने ऊपर वैक्सीनेशन लगवानी होगी। अरुणाचल प्रदेश ने इसी तरीके से कोविड को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। तीन मेजर थ्री प्रोन्ड स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, जैसे कि ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग, एनफोर्समेंट ऑफ पेंडेमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन। इन 3 तरीके से वो कोविड-19 के स्प्रेड को रोकेंगे। अरुणाचल प्रदेश ने ये भी बोला है कि हमारी 68% पॉपुलेशन जो है उसको कम से कम 1 डोज मिली जा चुकी है, मतलब 18 एज से ऊपर के जो लोग हैं उनको 1 डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन जो है वो बेसिक एक फंडा है जिसके थ्रू हम कोविड को रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि जो याजली सर्किल ऑफ स्टेट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो भी लोग वैक्सीनेशन की डोज ले रहे हैं उनको 20 किलोग्राम राइस फ्री उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो अदर स्टेट है वो भी इसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मणिपुर और मेघालय में कैश अवार्ड दिया जा रहा है वैक्सीनेशन कवरेज को मैक्सिमाइज करने के लिए। आसाम, मेघालय, मणिपुर में जो बिजनेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं
उनको वैक्सीनेशन से लिंक्ड किया गया, मतलब उनको जो भी पैसा मिलेगा अगर वो पहले वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उनको वो पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स हैं, उनको भी अपने व्हीकल्स को ऑपरेट करने से पहले उनको ये करना होगा कि वो अपना वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाएं कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को, ताकि उनकी सर्विसेज को यूज करें या नहीं करें वो उनके वैक्सीनेशन का जो भी अपडेट है उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स ने तो ये भी बोला है कि वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है वो उनकी सैलरी, उनका जो वेज है उसको डिसाइड करेगा। मेघालय की जो कैपिटल शिलोंग है वहाँ पर के कुछ एनजीओ और कुछ लोकल एमएलए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉन वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको जो फ्री फूड आइटम्स दिया जा रहा है लोगों को, उनको राशन कार्ड के बिना दिया जाए अगर वो वैक्सीनेशन लगवाते तो, ठीक है। इस तरीके से बहुत तरीके से कोशिश की जा रही है एसेंशियल जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करके, मनी का जो लालच है, ग्रीड दे करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर वैक्सीनेशन की जो रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देखो, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने एक तो दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर अनऑथराइज्ड जो फैक्ट्रीज़ हैं, सॉरी वेस्ट दिल्ली में, उसको लेकर के उसके खिलाफ में जो ऑपरेशन है, एक्शन लेने की बात की है एनजीटी ने, ठीक है। इसके अलावा जो एनजीटी है उसने ये भी बोला है कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्टिंग सिस्टम को एफिकेसी को बढ़ाने की आवश्यकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जो जल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इन सबको साथ में लेकर के कोशिश की है कि रेन वाटर जो है उसको स्टोर किया जाए और उसको ग्राउंड वाटर जो है उसको अब रिचार्ज करने के लिए उसका यूज किया जाए ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेटेड ना हो, ठीक है। तो ये एनजीटी की जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एनजीटी के बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, आसाम में कैटल प्रोटेक्शन बिल था, आसाम में कैटल प्रोटेक्शन बिल, उसमें चेंज किया जा रहा है कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। कुछ चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जैसे कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कैटल को लेकर के जा रहे हो, जो मूवमेंट है उसको किस तरीके से बैन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर के काफ़ी स्मगलिंग की जाती है जानवरों की। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है, जो सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ये भी बोला है कि जो जहाँ पर हिंदू रहते हैं, जिस एरिया में हिंदू रहते हैं वहाँ पर बीफ को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब देखो ये जो बिल आएगा इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि जो पुराना बिल है, जो आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 है, उसमें क्या चेंजेज किया जाएगा, क्योंकि उस समय तो ये था कि 14 ईयर्स से ऊपर के जो भी कैटल्स हैं उनको स्लॉटर करने की अलाउ थी, मतलब उनको वो दिया जाता था, छूट दिया जाता था कि जिन कैटल की एज 14 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुके हैं तो लोकल वेटनरी ऑफिसर से आप प्रॉपर अप्रूवल लीजिए और उसके बाद में आप उनको स्लॉटिंग कर सकते हो। तो अपकमिंग सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है इस बिल को, तो देखा जाएगा कि क्या क्या नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज, एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं हमारे जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। अभी 2019-20 के लिए UDISE मतलब एजुकेशन की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को लेकर के कुछ रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं उनमें जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो उनके एकेडमिक डिग्री की आवश्यकता होती है, वो उनके पास में अवेलेबल नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें हम स्टेट्स में कंपैरिजन किया जाए तो जो आंध्र प्रदेश है उसमें 10% ऑफ अपर प्राइमरी एंड 8% ऑफ सेकेंडरी लेवल टीचर्स वर अंडर क्वालिफाइड। द प्रॉब्लम इज मोर acute एज द लोअर लेवल्स स्पेशली अक्रॉस मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. Most such teachers are concentrated in private unaided schools and institutions managed by Department of Education. ठीक है, तो ये हमारे टीचर्स की जो भी क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। अब देखो टीचर्स में जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, जिनकी सहायता से क्वालिफिकेशन होगा तो उनमें स्किल्स होंगी तो जो हमारे बच्चे हैं
चिल्ड्रन हैं उनको वो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो अगर उनमें स्किल्स की कमी है तो गवर्नमेंट को कोशिश की जानी चाहिए कि उनकी स्किल्स को बूस्टअप किया जाए। प्रेजेंट टाइम में उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत या फिर उनको जो एजुकेशन लेवल उनमें नहीं है उनको अपनी जॉब के साथ में वो एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो जो न्यू आईटी रूल्स है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के, इसके अलावा जो डिजिटल मीडिया है उसके लिए जो न्यू आईटी रूल्स हैं उसको लेकर के बार बार स्टेटमेंट सामने आते हैं। जैसे हमने कल पीटीआई के बारे में देखा था कि पीटीआई के जो हेड हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि ये जो न्यू डिजिटल मीडिया को लेकर के जो न्यू आईटी रूल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने जो एफबी को लेकर के बोला है कि आपके यहाँ पर जो भी स्पीच जो भी न्यूज़ सर्कुलेट होती है उस कंटेंट को लेकर के आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि हम एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो भी यूजर्स अपनी न्यूज़ डाले उसके लेकर के हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे नहीं हट सकते हो। नेक्स्ट न्यूज OIC को लेकर के है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ बी सबवर्टेड बाय पाकिस्तान विच में प्रॉम्प्ट इट टू इंटरफेयर इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स सेड ऑन ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसके द्वारा स्टेटमेंट आया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कोशिश की कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी रिलेशंस हैं उनके बीच में इंटरफेयर किया जा सके। एक तरीके से इंडिया का जो इंटरनल अफेयर है उसमें कोशिश किया जा रहा है OIC के द्वारा। हालांकि उनके खुद के कुछ इंटरेस्ट हैं, उनको वो प्रॉफिट देना चाहते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 57 इसके मेंबर्स हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है ये पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके बीच में पीस को, हार्मनी को, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सेव एंड प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। 1969 में इसको बनाया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेद्दा सऊदी अरेबिया में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हालांकि 2019 में जब इसका 46 सेशन हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसमें इंडिया को इसमें इनवाइट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो हमारे जो PM हैं और जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग ली और इस वर्चुअल मीटिंग में 106 जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने इस मीटिंग में, और न्यूली अपॉइंटेड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस मीटिंग में कोशिश की कि जो इंजीनियरिंग एजुकेशन होती है वो लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाए। मतलब लोकल लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर जोर दिया गया। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी को सेटअप किया जाए। इस तरीके का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें डेवलप किया जाए जिसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी इंडियन लैंग्वेजेज में दी जाए। मतलब इंग्लिश में जो स्टडी होती थी उसको चेंज करके अब कोशिश किया जा रहा है कि इंडियन लैंग्वेज का जो दर्जा है उसको बढ़ाया जाए। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो खुद की लैंग्वेज के ऊपर दावा करते हैं और वो अपने यहाँ पर सारी की सारी जो भी नॉलेज हैं, जो भी स्टडी है वो खुद की लैंग्वेज में करवाते हैं। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो काबुल में आपको पता है कि रेगुलर जो है वो तालिबान कोशिश कर रहा है कि अफ़गान की जो मेजर सिटीज़ हैं उनको अपने अंडर किया जाए। तो इसी को लेकर के काला आई नो यहाँ पर जो ये जो सिटी है यहाँ पर रेगुलर स्ट्रेस चल रहा है और इसी स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अफ़गान की जो प्रोविंशियल कैपिटल है उसमें तालिबान और जो गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं उसमें रेगुलर 2 दिन से रेगुलर फाइटिंग चल रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस एरिया को अपने अंडर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो। देखो श्रीलंका, हमारा जो
पड़ोसी देश नेबर कंट्री, वहाँ पर राजपक्षे जो ब्रदर्स हैं, मतलब वहाँ का जो कैबिनेट है उसमें रेगुलर जो राजपक्षे जो ब्रदर्स हैं वहाँ पर मतलब उनका 4th नंबर का जो भाई है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कैबिनेट में। तो जब देखो कैबिनेट में खुद की फैमिली ही मिलकर के कैबिनेट बना लेगी तो उस कंट्री में जो पॉपुलेशन के जो पीपल के जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से सर्व हो पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से न्यूज है। देखो यहाँ पर एक तो जोमेटो आपने नाम सुना होगा, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का एक ऐप है, वो अपना आईपीओ लेकर के आने वाला है। आईपीओ आपको पता होगा मतलब इनिशियल जो भी उनका शेयर प्राइस है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स उसको लेकर के आना वाला है। मतलब खुद को जो जोमेटो है वो बीएससी और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज देखो कोविड के दौरान ज़्यादातर ये कोशिश की गई कि कोविड के दौरान जो मतलब लोगों की हालत जो है ना, इकोनॉमिक कंडीशन वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन एक स्टेटमेंट आया है इसमें ये बोला गया है कि 2021-22 के दौरान ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैक्टर्स हैं डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव, ट्रैक्टर सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2021-2022 इन लो मिड single digit of 3 to 6%, mainly on a higher base following the 27% growth seen in financial year 21। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने ये ऐसा बोला है। क्या बोला है कि ट्रैक्टर्स की जो सेल है वो बढ़ेगी। बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने लोकल एरिया में आ गए। लोकल एरिया में आने के बाद में वो एग्रीकल्चर के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है उसमें अच्छे से प्रोडक्शन आ सके, और जब प्रोडक्शन अच्छे से आएगा खरीफ फसल में वो अच्छे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि प्रोडक्शन आए तो ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या हो, सुधरे। इससे ना सिर्फ जो लोग पीपल हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी बल्कि जो रूरल इनकम है वो भी इम्प्रूव होगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।